तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब वेलोसिटी मिल जा रहा था तो हम लोग प्योर रोलिंग मोशन के टाइम उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास या ओमेगा निकाल रहे थे। मतलब पहले से वेलोसिटी था, कॉन्टैक्ट्स पहले से स्लाइड हो रहे थे। उस केस में हम लोग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था और फिर हमको किसी इंस्टेंट पे, मतलब आगे चल के किसी मोमेंट पे जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा उस मोमेंट पे वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास और ओमेगा निकालना था, एंगुलर स्पीड। ठीक है, उसके लिए फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट ये निकालना था। तो उसमें लोग काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टैटिक फ्रिक्शन पे वर्क करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कांटेक्ट स्लाइड नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक अप्लाई होगा जब तक वो कांटेक्ट को स्लाइड होने से रोक पाए। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर वेलोसिटी है तो उस केस में ऑलरेडी अगर सिस्टम मतलब वेलोसिटी की वजह से स्लाइड कर रहा है तो फिर कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, काइनेटिक लगेगा। पहले भी हम लोग फ्रिक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर रिलेटिव मतलब वेलोसिटीज़ है, कॉन्टैक्ट्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पक्के तौर पे वहाँ पे क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर कॉन्टैक्ट्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ऐसे कोई लेते हैं और ऐसे कॉन्टैक्ट और इसको कोई वेलोसिटी दे दी तो पक्के तौर पे है, और ये जो है हमारा ग्राउंड, ये जो भी प्लेटफॉर्म है वो रेस्ट पे, तो पक्के तौर पे दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटीज़ है। ठीक है, तो जब भी कॉन्टैक्ट्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगा वहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। हाँ, अगर कॉन्टैक्ट के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन है तो उस केस में बिना फ्रिक्शन के, तो उस केस में फ्रिक्शन स्टैटिक पहले अप्लाई होगा। अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शन सफिशेंट रहा रोकने के लिए तो स्टैटिक ही लगा रहेगा, तब रिलेटिव एक्सेलरेशन को जीरो कर देगा। ठीक है, काइनेटिक नहीं अप्लाई होगा उस केस से पहले। हाँ, अगर इनसफिशेंट रहा स्टैटिक, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जो होता है सेल्फ एडजस्टेबल होता है। आपको पता है कि स्टैटिक कहाँ से एग्जिस्ट करता है, वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, जीरो से लेके मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब कह सकते हो आप कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। ठीक है, तो ये स्टैटिक का लिमिट है, यहाँ से यहाँ वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, जीरो से लेके म्यू एन तक। ठीक है, नहीं अगर फ्रिक्शन की ज़रूरत है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होगा। और अगर मान लीजिए कि कॉन्टेक्ट्स के बीच में रिलेटिव एक्सेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा जीरो से म्यू एन के बीच में। अगर म्यू एन लगाने के बाद भी अगर वो रिलेटिव एक्सेशन को नहीं रोक पा रहा है तो फिर कौन सा फ्रिक्शन लग जाएगा, काइनेटिक। मगर अगर कॉन्टेक्ट्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है तो स्टैटिक को तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई भी फोर्स अचानक से वेलोसिटी को जीरो नहीं करेगा, तो इनफाइनाइट फोर्स होगा। ठीक है, इनफाइनाइट लग नहीं सकता स्टैटिक, स्टैटिक का लिमिट है। ठीक है, तो जब भी अगर रिलेटिव वेलोसिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव वेलोसिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जैसे कि पहले के लेक्चर्स में लगा। हाँ, मगर अगर वेलोसिटी नहीं है, कोई फोर्स है, कोई एक्सेलेरेशन है, कोई फोर्स की वजह से एक्सेलेरेशन जनरेट हो रहा है, तो उस केस में पहले हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन कि कोई हॉलोस्फीयर है और उसका सेंटर ऑफ मास पे कोई फोर्स अप्लाई कर दिए। ठीक है, और कॉन्टैक्ट बोल रहा है सफिशेंटली रफ है। ठीक है, कॉन्टैक्ट क्या बोला है, सफिशेंटली रफ है। ठीक, यानी हर हाल में ये इसको स्लाइड नहीं होने देगा। ठीक है, इसको स्लाइड नहीं होने देगा, समझ रहे बात को। यानी यहाँ का, यानी कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेशन जीरो होगा, पूरे सिस्टम का एक्सेशन जीरो होना हो, कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेशन क्या होगा आपका, वो जीरो होगा। ठीक है, एक्सेशन ऑफ कांटेक्ट पॉइंट वो क्या होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, समझ बात को। सफिशेंटली रफ का मतलब, अब यहाँ वेलोसिटीज़ की बात नहीं हो रही, वेलोसिटीज़ रहेगा तो हर हाल में रिलेटिव, अगर वेलोसिटीज़ एग्जिस्ट कर रहा है तो हर हाल में काइनेटिक लगेगा, पर अगर रिलेटिव वेलोसिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो उस केस में अगर सफिशेंटली रफ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। सफिशेंटली रफ है यानी हर हाल में कॉन्टैक्ट को स्लाइड नहीं होने देगा, बाकी बॉडी स्लाइड, बाकी बॉडी मूव हो रहा है, यानी प्योर रोलिंग वाला केस होगा। कॉन्टैक्ट स्लाइड मतलब नहीं हो रहा है, मतलब कौन सा केस होगा, प्योर रोलिंग। ठीक है, अब पहले हम लोग फ्रिक्शन ना लगा के ये देख लेते हैं कि इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है। जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है, डाउनवर्ड एम जी लगा हमारा, ठीक है, ऊपर एन लगा, और सेंटर ऑफ मास पे ही क्या अप्लाइड है, ठीक है, फोर्स अप्लाइड है। तो ये तो खैर स्लाइड करेगा नो डाउट, एक्सेशन क्रिएट करेगा आगे तरफ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये तो क्लियर होगा क्योंकि आगे फोर्स लगा, पीछे एक्सेशन जाएगा नहीं, तो एक एक्सेशन आ गया। अब टॉर्क देख लेते हैं, अभी फ्रिक्शन नहीं लगा रहा, देख रहे हैं कि किधर टॉर्क हो रहा है, तो ध्यान दे रहे हैं। तो ये कॉन्टैक्ट सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क देख रहे हैं, सारे फोर्सेज यहीं से पास कर, नॉर्मल भी यहीं से, एम जी भी यहीं से, फोर्स भी यहीं से, नॉर्मल भी यहीं, एम जी भी यहीं, फोर्स भी यहीं, तो नेट टॉर्क सबका जीरो है। ठीक है, तो अब क्या जरूरत है हम लोग को टॉर्क का, देखिए तो अगर स्लाइड नहीं हो रहा होगा तो टॉर्क की कोई खास हम खास जरूरत नहीं है, यानी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। स्लाइड नहीं हो रहा होगा, कैसे देख सकते हैं, टॉर्क देख रहे हैं जीरो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अगर ये एफ लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल, ये एक्सेशन ऐसे क्रिएट करे तो कॉन्टैक्ट भी के पास भी एक्सेशन नहीं होगा, सबके पास ये होगा।
यानी कॉन्टैक्ट स्लाइड करेगा, क्योंकि ग्राउंड तो फिक्स्ड है प्लेटफॉर्म, यानी कॉन्टैक्ट स्लाइड करेगा, किधर स्लाइड करेगा, आगे। तो इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। कौन सा फ्रिक्शन लगाना है, स्टैटिक। यानी अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब फ्रिक्शन को देख लिए, क्यों फ्रिक्शन लगा, क्योंकि फोर्स आगे की तरफ एक्सेशन दे रहा था, ठीक है, और कोई टॉर्क नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से वो काउंटर एक्सेशन क्रिएट हो सके कॉन्टैक्ट पे केवल एक ही एक्सेशन ए आया था, तो पीछे वहाँ पे लग गया एफ एस। तो अब हम लोग इक्वेट कर दें इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ। अगर आगे को पॉजिटिव लेते हैं तो ये प्लस होगा, तो ये माइनस, तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो ये एफ माइनस एफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन बन गया हमारा एफ माइनस एफ एस, नेट फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेशन, ठीक। अब एफ एस लगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क हो जाएगा, क्योंकि एफ तो यहीं से, कैपिटल एफ यहीं से पास कर, नॉर्मल यहीं से, एम जी यहीं से, मगर फ्रिक्शन है जो वहाँ से नहीं पास कर, तो फ्रिक्शन क्या क्रिएट कर देगा, टॉर्क। किधर क्रिएट करेगा, यहाँ से देखिए तो आर क्रॉस एफ, ठीक है, क्लॉकवाइज, आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ दोनों के बीच का 90 डिग्री डिस्टेंस कितना आर, तो एफ आर हो जाएगा। तो नेट टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो जाएगा, इसका जीरो, नॉर्मल का जीरो, एम जी का जीरो, एफ एस का आर एफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग टॉर्क देखेंगे तो एफ एस आर हो जाएगा। नेट टॉर्क इजकल टू आई अल्फा, आई क्या होता है हॉलो स्फीयर का, 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, आई अल्फा होता है नेट टॉर्क इजकल टू आई अल्फा, जैसे नेट फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेशन, वैसे नेट टॉर्क इजकल टू आई अल्फा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर, सेंटर मास के अबाउट अल्फा। अच्छा अब ध्यान दीजिए, अल्फा किधर क्रिएट हुआ है, ठीक है, अल्फा क्रिएट हुआ है हमारा क्लॉकवाइज, टॉर्क क्लॉकवाइज लगा ना, तो अल्फा भी क्रिएट हुआ क्लॉकवाइज। यहाँ ए है, ये अल्फा है। कॉन्टैक्ट पे देखेंगे तो ए आगे है, अल्फा ऐसे हुआ है, यानी ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे, यानी यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे हो जाएगा, कितना हो जाएगा अल्फा आर। प्योर रोलिंग के लिए, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, यानी यहाँ का नेट एक्सेशन क्या है, जीरो। ये जो अल्फा आर क्रिएट किया स्टैटिक क्रिएट किया, क्यों, क्योंकि यहाँ का एक्सेशन जीरो हो जाए, तो यहाँ का एक्सेशन जीरो मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा आर, ठीक है। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ देखिए, ये आर से आर एक कट गया, और एक अल्फा आर की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे, ए रख देंगे, तो एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए है, और एफ एस आर आर कट गया एक ठो, ठीक है। तो 2/3 एम एफ आर बचा, अल्फा आर की जगह क्या रख देंगे ए, तो 2/3 एम ए लिख सकते हैं। अब सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ठीक है ना, समझ बात को, आर आर कट गया, एक आर कट गया, अल्फा आर बचा, अल्फा आर की जगह क्या रख देंगे ए रख देंगे, ठीक है। तो 2/3 एम ए हो जाएगा, तो एफ एस इक्वल टू 2/3 एम ए ऐड कर देंगे, तो एफ एस कट गया, एफ इक्वल टू 5/3 एम ए, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3f/5 एम, वो निकालना था हम लोग को। अल्फा की वैल्यू ए इक्वल टू अल्फा आर है, तो अल्फा की वैल्यू a/r हो जाएगा 3f/5 एम आर। एफ एस की वैल्यू यहाँ रख देंगे, एफ एस यहाँ रख देंगे, तो एफ एस की वैल्यू 2/3 एम है, ठीक है। तो एफ एस की वैल्यू 2/3 एम है, तो ए की वैल्यू रख देंगे 3f/5 एम, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2f/5। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक। अब एफ एस आ गया, तो एफ एस अगर हमसे पूछ दे कि मिनिमम म्यू कितना होगा, सफिशेंटली रफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी पूछ दे कि मिनिमम म्यू क्या होगा, जिससे ये मतलब स्लाइड ना होने दे, ठीक है। तो एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या था म्यू एन, तो एफ एस की वैल्यू 2/5 एफ है, और म्यू एन की वैल्यू म्यू एम जी, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर एन इक्वल टू 2f/5 एम जी। तो म्यू मिनिमम कितना हो जाएगा 2f/5 एम जी, यही ना है, ठीक है। एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू म्यू एन, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या एम जी है, तो एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन एफ एस बाई एम जी, तो एफ एस बाई एम जी, एफ एस की वैल्यू 2f/5, तो 2f/5 एम जी म्यू हो जाएगा, ठीक है। म्यू ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए, यानी म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम 2f/5 एम जी। क्लियर है, चलिए, तो बाकी इससे थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।